देयर इज अ जीन, स्ट्रक्चरल जीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी पता है आपको इसके बारे में। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। प्रमोटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस, ये रहा प्रमोटर, ये रहा जीन, ये रहा टर्मिनेटर। प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था, उसे सिग्मा फैक्टर चाहिए। ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर एब्सेंट है। यहाँ पे खास तरह के प्रोटीन्स कॉल्ड टीएफ्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, राइट। नाउ सी, ये वाली चीज है जी प्रमोटर, ये वाली चीज है जी टर्मिनेटर, और ये बीच में है जीन। ओके, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि यूकैरियोट्स के केस में सिग्मा फैक्टर नहीं होता। यहां पे क्या है जी, there is requirement of proteins for initiation called transcription factors. Very good. Transcription factor चाहिए होंगे. They are helping in ionizing site. Remember this Tata box, TATA, Pribnow box, Hogness box, बताया था नहीं, वैज्ञानिकों के नाम पे थे। सो टाटा बॉक्स क्या है कि भाई एक खास तरह का सीक्वेंस है, रिपीट हो रहा है, टी ए ये रिपीट हो जाता है। सो ये चीज प्रमोटर पे होती है, यहां पे हो जाएगी। ओके, एंजाइम देखें अभी, आरएनए पॉलीमरेज, अभी देखते हैं जी आरएनए पॉलीमरेज। उससे पहले ये देख लो, टीएफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि खास तरह के प्रोटीन्स हैं, राइट। ये ध्यान रखना है, टीएफ सिग्मा फैक्टर नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, एंजाइम आ गया, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज, राइट। अब यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई राइबोसोमल आरएनए है या फिर ट्रांसफर आरएनए है या फिर मैसेंजर आरएनए, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा। नाउ इनिशिएशन में क्या था भाई, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, प्रमोटर के साथ जुड़े। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या क्या था, डीएनए के उस स्ट्रैंड को अनवाइंड करना होगा, खोलना पड़ेगा, है ना। डीएनए का एक स्ट्रैंड तो कोडिंग स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए का निर्माण हुआ, तो भी तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होगा ना, जिसको कोड करना चाह रहे हैं हम, है ना। सो इधर देखिए जी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, ये जो हमने ग्रे कलर से दिखाया, इसने क्या कर दिया, डीएनए का जो स्ट्रैंड था, वो जो बेसिस हैं उनको काट दिया, बीच में से बॉन्ड टूट गए, अलग हो गए, ऐसे अनवाइंड हो गए, राइट। नाउ अब न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस जो है आरएनए के निर्माण के लिए चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखना है, मान लो कि मैं इस पॉइंट का आपको बता रहा हूं कि भाई यहां पे आके कौन सा बेस लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, है ना, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इधर देखिए, यू कैन सी ए और सी हमने दिखाया, तो ए के साथ क्या जुड़ना चाहिए, ए किसके साथ पेयर करेगा, यू, यूरिसिल। ये बात आप जानते हैं, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो भाई यूरिसिल होगा, यहाँ टी नहीं आएगा, ठीक है जी। सी किसके साथ करेगा जी, सी के लिए आ गया जी आपके पास जी, राइट। और वही चीज हमने यहां भी दिखा दी, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इसको हमने एनलार्ज्ड व्यू में यहां पे दिखाया है। ए के लिए यू, सी के लिए जी, और अगर जी होगा तो उसके लिए सी। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, इतनी चीज पे फोकस रखना है यहाँ पे कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, ये देखो, राइट। एक बार मैं बैक भी कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, इलोंगेशन का जिक्र हो रहा है, सी इट केयरफुली, राइट। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ये, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सो कैन यू सी, इलोंगेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज का काम है। ओके, नाउ अब जब स्ट्रैंड का निर्माण होना शुरू हो गया, ये ऊपर से हमने दिखा दिया ना, ये जो रेड कलर वाला है, लाल रंग वाला जो आपको दिख रहा है, ये बन रहा है जी यहाँ पे आरएनए, एक तरफ जुड़ते जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो है आगे आगे बढ़ता जा रहा है स्ट्रैंड, दूसरी तरफ से पीछे से अलग होता जाएगा, राइट। देखते जाओ वन बाय वन, कैन यू सी,
ओके, फिर से दिखाऊं एक बार, इधर देखो, सी 1 by 1 जुड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, एंड ये देखो ना, टर्मिनेशन, इलोंगेशन समझ आ गया, इनिशिएशन समझ आ गया। इनिशिएशन के लिए कौन से प्रोटीन्स चाहिए थे? इनिशिएशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए थे, टीएफ्स। टीएफ्स मिल गए, आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू करा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करा और बनाता गया जी आरएनए, आगे आगे बढ़ता गया, और फिर पीछे से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जुड़ते भी जाएंगे, वो भी काम होता जाएगा साथ साथ। अच्छा, आपको याद है मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा। अगर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, दो आरएनए बन गए, तो वो दोनों आरएनए खुद ही जुड़ जाएंगे आपस में, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई प्रोटीन्स का निर्माण ही नहीं होगा उसमें। तो एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। और मान लो कि भाई दो स्ट्रैंड बने और दोनों आपस में नहीं जुड़े, चलो अगर आपस में नहीं भी जुड़े तो भी तो ये हो जाएगा ना, एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो एक तरह का प्रोटीन बनाएगा और दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस दूसरे तरह का प्रोटीन बनाएगा, तब भी गड़बड़ हो गई, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का होता है, रेप्लिकेशन दोनों का होता है। चलिए जी, सो इधर देखिए मेरे बेटा, अब आ गई बारी कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता बढ़ता पहुंच गया है टर्मिनेटर सीक्वेंस तक। यहां पे टर्मिनेशन प्रोटीन, क्या कोई मुझे बताएगा कि प्रोकैरियोट्स के केस में यहाँ पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व था? सिग्मा फैक्टर या रो फैक्टर? रोक देने वाला क्या था? रो फैक्टर, आरएचओ, राइट जी। प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर था, हम यूकैरियोट्स का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोटीन है। पहले स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, स्टॉपेज के लिए, रोकने के लिए टर्मिनेशन प्रोटीन्स हैं। तो टर्मिनेशन प्रोटीन्स आए और उन्होंने आरएनए पॉलीमरेज से कहा कि भाई बस काम बंद करो, जितना ट्रांसक्रिप्शन चाहिए था, जितना हमें आरएनए स्ट्रैंड चाहिए था, जितने हिस्से का डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाना था, वो हो चुका है, अब बस कर जाओ तुम, और काम नहीं करना है तुम्हें। तो आरएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है भाई, मैं हट जाता हूं उस जगह से, राइट, मैं अब काम नहीं करूंगा, ये लो, ये रहा तुम्हारा आरएनए का स्ट्रैंड, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन आपको दिख रहा है, राइट। और ये जो टर्मिनेशन प्रोटीन्स हैं आरएनए पॉलीमरेज को, इन्होंने कहा बस अब आप अपना काम करना बंद कर दीजिए, ओके, राइट, इज इट क्लियर? So that was about transcription in case of eukaryotes. Quickly revise करा दूं, क्या बोला था मैंने? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कुछ बुनियादी, कुछ बेसिक अंतर है। यूकैरियोट्स में ये प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है, प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया सिंपल है। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर एब्सेंट है, रो फैक्टर एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक और मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रहा है, साथ के साथ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, जबकि ये कपलिंग यूकैरियोट्स में संभव नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हो रहा है, जहां जहां डीएनए प्रेजेंट है वहां पे हो रहा है। जो आरएनए बना है उसका अभी प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा यूकैरियोट्स में, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, राइट, स्प्लाइसिंग होगा, लाइगेशन होगा। ये अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के। एक बार हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बुनियादी अंतर समझ लेते हैं, आप भी नोट करेंगे अपनी नोट्स कॉपी में, ऐसे ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक टेबुलर फॉर्म में हम नोट करेंगे इस चीज को, राइट, कि रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बुनियादी अंतर होते हैं। चलिए जी, कलर आपके लिए रेड ले लेते हैं हम। पहला पॉइंट, रेप्लिकेशन में एंटायर जीनोमिक डीएनए इज कॉपीड, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में only a segment of the DNA, that is gene, is copied, right? Second point, replication में both strands of DNA are copied, leading strand और दूसरा lagging strand, ओकाज़ाकी fragments, DNA ligase उन्हें जोड़ता है, तो
रेप्लिकेशन फोर्क बना था, वो सब याद है चीजें? सो रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट कर, ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है, ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड, कोडिंग स्ट्रैंड इज नॉट कॉपीड, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड। तीसरा पॉइंट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहां पे, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि भाई यहां आरएनए का निर्माण होना है, यहां पे डीएनए का निर्माण होना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स प्राइमर्स, रेप्लिकेशन रिक्वायर्स प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमेज एंजाइम याद है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं भाई, इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर। पॉइंट नंबर 5, डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट बना है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड ऑब्वियसली जो ट्रांसक्रिप्शन में बना है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक ही टेबल में सारे डिफरेंसेस नोटेड एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आई एम श्योर आपने भी साथ साथ नोट कर ली, पूरा समय मैंने दिया आपको, स्पीड थोड़ी आपको भी बढ़ानी चाहिए। सारा खेल इसी चीज का है, स्पीड, एक्यूरेसी, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के जवाब आपको दे देने, सही कर देना, वही सारा खेल है नीट का एग्जाम। तो स्पीड आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? बचपन से आदत पड़ी होती है धीरे धीरे सजा सजा के लिखने की, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आप बड़े हो चुके हैं, है ना, डॉक्टर बनने वाले हैं आप, तो स्पीड जरूर बढ़ा लीजिए। मेडिकल प्रोफेशन में ऑब्जर्वेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, डिसीजन मेकिंग सब क्विक होना चाहिए, गलती की गुंजाइश ही नहीं होती मेडिसिन में, एक गलती डॉक्टर की मरीज के लिए तो वो दुनिया ही बदल देती, है ना? चलो आगे बढ़े। देखिए, मैंने जिक्र किया था कि यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगी, जो आरएनए बना है वो एज इट इज इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। क्या है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस? पहला पॉइंट देखिए इधर, द नेसेंट, नेसेंट शब्द का मतलब है न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, जो कि सिंथेसाइज करा है आरएनए पॉलीमरेज ने, इसको एचएनआरएनए कहते हैं, इंपॉर्टेंट, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने जो नया नया आरएनए बनाया है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, एचएनआरएनए। एचएन का फुल फॉर्म है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, याद रखना, भूल मत जाना, एचएन फुल फॉर्म हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये कहेगा भैया मैं तो नॉन फंक्शनल हूं, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, नया बना आरएनए बेचारा बेबी है, छोटा नन्हा बेबी है, काम नहीं कर सकता अभी, ऐसे समझ लो, इमेच्योर है, बहुत कुछ करना पड़ेगा भी इसके साथ, तब जाके वो इस काबिल बनेगा, वो इतना सक्षम बनेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके। ठीक है जी? सो होता क्या है, इट अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग टू मैच्योर। नाउ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में समस्या क्या है, उसमें ऐसी क्या चीज है भाई? उसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में जो नेसेंट आरएनए है, इट हैज अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस, उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं, अनवांटेड सीक्वेंसेस भी हैं और यूजफुल सीक्वेंसेस भी। इंट्रॉन, एक्सॉन, अब ये दो टर्म और आ गए। अच्छा ध्यान रखना, ये वाले एक्सॉन के स्पेलिंग ई से हैं, ये वो न्यूरॉन वाला एक्सॉन नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है जी? इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, मैंने क्या बोला? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। जो नेसेंट आरएनए बना है भाई नया नया, एचएनआरएनए, उसमें कमियां हैं अभी, उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, लाइगेशन, तब जाके वो इस काबिल हो पाएगा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करा पाए। ठीक है जी? और इंट्रॉन एक्सॉन सीक्वेंसेस क्या हैं? कुछ वांटेड यूजफुल सीक्वेंसेस हैं, दे आर एक्सॉन्स, कुछ अनवांटेड हैं जो ट्रैश में जाएंगे, इन द ट्रैश, दे आर इंट्रॉन्स। अभी और जानते हैं उनके बारे में। नाउ एक और चीज याद कर लीजिए कि यूकैरियोट्स में जीन जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक है, राइट? सिंगल प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है, और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। सी, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, नया बना आरएनए is converted into functional messenger RNA.
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल मैसेंजर आरएनए कब? आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, जिसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें आएगा जी स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, लाइगेशन। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, लाइगेशन। नोट करिए आप साथ के साथ। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो होनी है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जो फंक्शनल बनना है मैसेंजर आरएनए, उसमें जो जो बदलाव होने वाले हैं, ये सारे बदलाव अभी हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से इंट्रॉन नाम के सीक्वेंसेस को हटाया जाएगा, स्प्लाइसियोसोम्स का क्या रोल है, एक्सॉन्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, कैप कैसे बनेगी, टेल कैसे बनेगी, और क्यों होना है कैपिंग और टेलिंग, ये भी हम जानेंगे। चलिए पहले समझते हैं स्प्लाइसिंग से क्या मतलब है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। आप ऐसे समझ लो छोटे छोटे टुकड़े, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। ये जो अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं जिनकी जरूरत नहीं है, इंट्रॉन्स, इन्हें हटाना पड़ेगा। सो देयर इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अच्छा, स्पेलिंग जैसे इंट्रॉन में आई आ रहा है तो लगता है ये इनसाइड रहना चाहिए, एक्सॉन में ई एक्स है तो ये बाहर जाना चाहिए, उल्टा लगता है सोचने में, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना, इंट्रॉन हटाए जाएंगे, एक्सॉन जोड़े जाएंगे। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग and joining of axons in a definite order, well defined order. Introns are removed with the help of snRNPs, important SNPs भी कहते हैं इन्हें, right? These are pronounced as SNPs. snRNPs, splicing, किसी चीज के स्लाइस कर देना, टुकड़े कर देना, तोड़ना। अब आप देखो यहाँ पे ये जो HNRNA है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, जो ट्रांसक्रिप्शन होकर के ताजा ताजा बना है अभी, जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस के नाम हमने दे दिए। एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2। तो स्प्लाइसिंग में क्या होना है, सुनो, इंट्रॉन्स को हटा देना। इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग और द इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। इंट्रॉन्स किसी काम के नहीं भैया, हटा दो इन्हें, नॉन कोडिंग। एक्सॉन्स क्या है? वो वाले टुकड़े हैं जो कि कोडिंग है, दे आर कोडिंग और द फंक्शनल सीक्वेंसेस। ठीक है जी, अंडरलाइन कर दो। एक्सॉन्स कोडिंग वाले हैं, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग है, फालतू के इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, हटा दो इनको। अब ध्यान रखना, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस्ड, इंट्रॉन्स गो इन द ट्रैश। ये याद रखने के लिए हमने आपके लिए समझ लो एक तरह से निमोनिक की तरह बना दिया है कि एक्सॉन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होंगे। ये नहीं सोचना कि एक्सॉन्स को एक्सोजीनियसली फेंक देना, नहीं, ई एक्स फॉर एक्सप्रेस्ड, इंट्रॉन्स इन द ट्रैश, ऐसे याद रख लो। राइट, क्लियर है जी? देखिए, सो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया जो है, it is removal of introns and joining of axons, important। इसके लिए चाहिए स्प्लाइसियोसोम्स, important, जो कि SNRNAs प्लस प्रोटीन्स है, स्नप्स कहा था ना भी मैंने, स्प्लाइसियोसोम्स चाहिए। अब आप ये पीले रंग वाला देखो, समझ लो भैया ये कैंची की तरह है, कहेगा मैं काटने आ रहा हूं तुम्हें, राइट? ये स्प्लाइसियोसोम जो है कट 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 काट देगा वहां पे उसे। ठीक है जी? अब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो है, यहाँ पे हम देखेंगे स्प्लाइसिंग किस प्रकार से हुआ। ये देखो, उसने क्या करा, इंट्रॉन का ना ऐसे पकड़ के एक लूप जैसी चीज बना दी है, जो पिंक कलर से आपको दिखा ना, यहाँ पे लूप सा दिखे ना, यहाँ पे ये रहा। ये किसने काटा था? ये जो पीले रंग वाली चीज थी हमारी भैया, स्प्लाइसियोसोम्स जो थे, ये क्या है, आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अब ये पिंक कलर और ये जो मस्टर्ड से कलर वाली चीज है जो इंट्रॉन है, ये हट जाएगा यहाँ से, और फिर एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा, राइट? The ends of the adjacent axons are joined together by ligase enzyme। ये रही एक इंपॉर्टेंट बात। अभी जो टुकड़े कट गए थे, अब इनको जोड़ना भी तो है ना आपस में, इंट्रॉन तो हट गए वहां से, एक्सॉन्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेस एंजाइम है। एंजाइम्स का रोल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कौन से एंजाइम का जिक्र हुआ अभी तक? आरएनए पॉलीमरेज का जिक्र हुआ था।
SNRNPs are formed by association of proteins with small nuclear RNAs. ये बात हमने पहले भी पढ़ ली. अब आप देखो जी, ये रहा एक्सॉन, ये रहा दूसरा एक्सॉन, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और ये जोड़ने का काम कौन करेगा? DNA ligase, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, यूजफुल सीक्वेंसेस. आप सोच रहे होंगे ऐसा है ही क्यों? ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्यों है यूकैरियोट्स में? इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन. अगर इंट्रॉन्स को फेंकना ही है बाहर, हटाना है, तो वो है ही क्यों? वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं? It represents probably an ancient feature of the genome. ये हमारे जीनोम का एक एंशियंट फीचर है. प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स जो है, क्यों है इंट्रॉन्स? इट इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड. अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक फीचर है हमारा, आप कह दीजिए एंशियंट फीचर है जीनोम का, कि उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन्स हैं. आप जानते हैं कि आरएनए पहले आया और फिर डीएनए आया था, है ना? आरएनए से डीएनए बना, पहले राइबोज शुगर होगी, फिर डीऑक्सी फॉर्म आई होगी. आरएनए सिंपल है स्ट्रक्चर में, डीएनए कॉम्प्लेक्स है. तो धीरे धीरे जो है डीएनए ने डोमिनेट कर लिया क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बिगिनिंग में आरएनए ही रहा होगा. हम बात कर रहे थे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की. स्प्लाइसिंग हमने समझ ली. कैपिंग, भैया टोपी पहनानी पड़ेगी ये नए वाले आरएनए के जो बना है ना? मान लो ये रहा आरएनए, सिर पे कैप और इसके पैर की तरफ, इसकी टेल की तरफ टेलिंग होगा, इधर कैपिंग होगा. ये कैपिंग टेलिंग क्या है? कैपिंग टेलिंग इसे बचाएगा न्यूक्लियसेस एंजाइम्स से, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस, कि वो उसके ऊपर एक्शन करके इसे खत्म ना कर दें, डाइजेस्ट ना कर दें. कैपिंग में क्या है? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाता है, उस नए बने हुए आरएनए के 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाता है. ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये जनरली अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड. ठीक है जी. सो व्हाट इज कैपिंग? प्लीज राइट डाउन एडिशन ऑफ unusual nucleotide on the 5 prime end. ये था जी हमारा हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जिसकी स्प्लाइसिंग हो गई. एक्सॉन, इंट्रॉन जो थे, इंट्रॉन हटा दिए गए, एक्सॉन्स जुड़ गए डीएनए लाइगेज के द्वारा. अब हम देखेंगे कैपिंग में 5 प्राइम एंड के साथ क्या हुआ. 5 प्राइम एंड पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कैप आके जुड़ गया, टोपी पहना दी गई उसे, ऐसे समझ लीजिए. ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो जनरली. ठीक है जी. सो कैपिंग इज एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऑन द 5 प्राइम एंड. राइट. टेलिंग, सिर की तरफ हमने ढक दिया, उसका सिर ढक दिया, एंजाइम से बचा लिया, उसकी पूंछ को, टेल को भी बचाना है. सो देयर इज एडिशन ऑफ पॉली ए, एडिनाइलेट सीक्वेंसेस होते हैं, पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड. सो 3 प्राइम एंड की तरफ, मतलब इस एंड की तरफ क्या आ जाएगा? देयर विल बी एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड. कैन यू सी दिस? पॉली ए लिख दिया हमने, जिसमें ए ए ए ए ए ए ए आ गए, कितने सारे ए आ गए हैं जी, है ना? सो पॉली ए एडिनाइलेट सीक्वेंसेस जो है यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इस नए बने हुए आरएनए पे. इधर आ गई कैप, ये हो गया कैपिंग. इधर आ गया टेल, ये हो गया टेलिंग. और स्प्लाइसिंग के साथ साथ लाइगेशन भी हमने समझा. क्लियर है जी? सो तीनों बातें पूरी हो गई. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो यूकैरियोट्स में हो रहे हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग एंड ऑफ कोर्स लाइगेशन आल्सो, जो स्प्लाइसिंग के साथ ही मैंने आपको समझा दिया था. क्यों हुआ कैपिंग एंड टेलिंग? एंजाइम्स से बचाने के लिए. सो एडवांटेजेस क्या है इस बात की? कैपिंग एंड टेलिंग प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम एंजाइम अटैक. कौन से एंजाइम्स? न्यूक्लियेसिस एंजाइम से. एक्सोन्यूक्लियेसिस जो न्यूक्लियस के बाहर हैं, या एंडोन्यूक्लियेसिस जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो हमला कर सकते हैं, तो उनसे बचा देता है ये कैपिंग एंड टेलिंग. राइट. और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन,
It helps in recognition for the protein production. प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं वो अगले सेशन में हम समझेंगे विस्तार से, डिटेल से। क्लियर है जी? ना एक बार हम प्रोकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोट्स में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन के डिफरेंसेस देख लेते हैं। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस, टेबुलर फॉर्म में नोट कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट फॉर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मतलब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस में होगा। एक पॉइंट क्लियर है? वहां पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स के केस में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स में नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज रिक्वायर्ड। सिग्मा फैक्टर था जो आरएनए पॉलीमरेज को चाहिए, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, जबकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक है। वन मोर पॉइंट, प्रोकैरियोट्स में कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसा वो निसेंट आरएनए बना है वो एज इट इज काम करेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। सो ये 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, प्रोकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेंगे आपको अच्छे से? फिर से रिवाइज करा दूं। प्रोकैरियोट्स, पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स है ट्रांसक्रिप्शन वाली चीज, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग तरह के हैं, 3 तरह के हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होना भी जरूरी है और ये न्यूक्लियस में होता है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जितना मैंने पढ़ा दिया उतना समझ आ गया अच्छे से? मजा भी आया, साथ साथ नोट्स भी बने हैं ना अच्छे अच्छे। प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। आने वाले सेशंस में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड के बारे में बताऊंगा, कोडॉन्स क्या होते हैं, और भी मजेदार हैं चीजें। एक नन्हे से डीएनए के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। एक सवाल हो जाए जी, ऑल द बेस्ट। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन अ प्रोसेस्ड आरएनए? यूकैरियोट्स की बात पूछी गई है, जिस आरएनए का प्रोसेसिंग हो गया है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, दोनों यानी बोथ ए एंड बी, या दोनों ही नहीं? आपको पता है भाई, इंट्रॉन मींस इन द ट्रैश, फेंक दो। एक्सॉन मींस एक्सप्रेस करो। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एक्सॉन्स, राइट? क्लियर है जी? ग्रेट। चलिए, सो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत सी टेक्निकल बातें थी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, जितना सिंपल हो सके। भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं है। कुछ कदम हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ कदम आपको भी आगे बढ़ाने होंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपी जरूर प्रैक्टिस कीजिए एंड यू शुड बी थैंकफुल टू द एंटायर टीम जो ये बेहतरीन सेशन आप तक लेकर के आते हैं। आपके मेंटर्स जो दिन रात आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी। आपको नमस्कार कहता हूं और ढेरों गुड विशेस देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सबसे जरूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखें, डिटर्मिन्ड रहें, डेडिकेटेड रहें। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।